हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के इलेक्शंस हो रहे हैं। 2 दिन के बाद वोटिंग है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए दावेदार हैं एडवोकेट निर्मल कोतवाल। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को लेकर इनका और उसके साथ इस समय इनके अलग अलग जो बार के मुद्दे हैं उनको लेकर राय क्या है। तो सबसे पहले तो कोतवाल साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। आप पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं ये इलेक्शंस, तो क्या मन में आया कि इस बार आपने डिसाइड किया कि इस बार तो मैं इस इलेक्शन में कूदूंगा, जो इतने आपके 35 साल के करियर में आपने आज तक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया? मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बार की रिस्पेक्ट, ग्लोरी और डिग्निटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। उसका रीज़न जो है वो ओबियसली इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरफेयर करती हैं, ये एक एसोसिएशन का इलेक्शन है और इसमें जब पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरफेयर करती हैं तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है एडवोकेट्स का, क्योंकि यहाँ हर जगह से लोग जो हैं प्रैक्टिस करने के आए हों, क्योंकि ये अदालत है, हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में हर जगह से लोग आते हैं, पेरीफेरीज से आते हैं, जो अपनी किस्मत आजमाई करते हैं कि वो अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे जज बनेंगे। तो यहाँ पे उनके लिए एक जो प्लेटफॉर्म मिलता है हाई कोर्ट। तो जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए तो उनको पेरीफेरीज से आके यहाँ वकालत करनी होती है। तो जब मैं भी यहाँ आया था तो आई वॉज एट द एज ऑफ 23 और सो, तो मैंने यहाँ पे वकालत शुरू की थी 1987 में। तो 87 के बाद मैं कंटिन्यूसली चलता रहा। तो हमने बाहर के पार्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद हम आगे चलते रहे बाहर के साथ। लेकिन जब देखा हमने कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है बार एसोसिएशन के मैटर्स में, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ दावेदार बन जाती है, तो फिर हमने अपने का थोड़ा सा किनारा कशी कर ली। क्योंकि हम एक न्यूट्रल आदमी थे, मतलब मैं न्यूट्रल सोचता था। आई एम सच काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन एवरी रिलीजन। तो मुझे किसी से कोई भी वो नहीं था। तो हमने सोचा कि ये इस वक्त फ़िरका परस्ती हो रही है, तो मैं अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन इस साल जब ये हद से बढ़ चुका है मसला, तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि नहीं, अब बाहर की जो डिग्निटी है और जो मेंबर्स हैं, ख़ास करके जो पेरीफेरीज से आते हैं बाहर से, तो उनके लिए यहाँ पे लोगों का जो सोच है वो कुछ अलग टाइप की है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस इलेक्शन में आने की ज़रूरत महसूस की। और इलेक्शन में आने से पहले मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में था। उससे आपने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने की वजह भी शायद क्या यही थी कि आप नहीं चाहते थे कि आपकी पॉलिटिक्स इंटरफेयर करे बार के साथ? मैं इसमें मैडम यही कहना चाहूँगा कि मुझे सबसे पहले ये लगा कि जब मैं बार इलेक्शंस के लिए जाऊँ, क्योंकि मेरी मेंटालिटी जो थी ये थी, मैं सोच ये रखता था कि बार जो है पॉलिटिकली फ्री होनी चाहिए। नो पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव इंटरफेरेंस इन द मैटर्स ऑफ द बार। क्योंकि उससे जब वो उसको अपनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, तो हमारे मेंबर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मेंबर्स जो हैं इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पाते, दे कांट हैव इंडिपेंडेंट डिसीजंस, और जिसकी वजह से हमारी डिग्निटी, ग्लोरी, रिस्पेक्ट सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोतवाल साहब, बार की जो हिस्ट्री रही है, जितनी भी एजिटेशंस बार ने लड़ी, चाहे किसी की कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, उसे परे रखकर जो है वो एजिटेशन लड़ी और एजिटेशन जीती भी। लेकिन पिछली बार ऑब्वियसली जो देखने को मिला वो आपके सामने भी है, सभी लोगों के सामने है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉलिटिक्स इतना इंटरफेयर कर गई हो बार के साथ कि जो एजिटेशन लड़ी हो, जहां सरकार के खिलाफ बार खड़ी हो गई हो, वहां कहीं जो है बार को हार देखने का मौका मिले। तो क्यों आपको लगा कि पॉलिटिक्स से हटकर ही बार की इलेक्शंस लड़ना ज़रूरी हो गया? क्योंकि आपके खिलाफ जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उन्होंने तो, उनकी पार्टी एफिलिएशंस भी साफ हैं और उन्होंने तो पार्टी त्यागने का भी नहीं सोचा। देखिए मैडम, 1988 में फर्स्ट एजिटेशन हुई थी। हमारे DK खजूरिया साहब प्रेसिडेंट होते थे, और जब उन्होंने एजिटेशन को लीड किया था तो उस वक़्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी, और सक्सेसफुली वो एजिटेशन जो है जम्मू प्रोविंस को बिलोंग करती थी वो एजिटेशन। क्योंकि दरबार मुँह का मसला था, जम्मू से भी लोग श्रीनगर जाना चाहते थे, श्रीनगर से जम्मू आना चाहते थे। उसके कई कारण हैं, जैसे बिज़नेस का बढ़ाव था, लोगों का आना जाना था, भाईचारा था, सब लोग इकट्ठे होते थे। तो वो एक एजिटेशन ऐसी थी जो बड़ी वार फुटिंग पे लड़ी गई,
और उसके लड़ने के बाद वो सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई नहीं थी। जो डिसीजन बाहर लेता था वही डिसीजन जो है पब्लिक में भी जाता था और जितने शहरदार थे उसको फॉलो करते थे। और उसके बाद फिर एक और एजिटेशन हुई 1989 में, जहां मैंने फास्ट अन टू डेथ रखा। मेरे साथ जस्टिस प्रमोद कोहली साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, वो ही वॉज वन ऑफ माई कंपेनियन इन दैट फास्ट अन टू डेथ। एस लहर साहब थे, कितने बड़े बड़े लोग ये जो इस एजिटेशंस में पार्टिसिपेट करते थे। तो उनके साथ मैंने छाना बिछाना चल के ये एजिटेशनें लड़ी हमने। 92 में और एजिटेशन हुई, उसके बाद चलता रहा। लेकिन ये सिनेरियो जो है 2010 के बाद चेंज होना शुरू हो गया, जब ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गई। क्योंकि कोई ना कोई पार्टी जो है वो बाहर को अपने दबाव में रखना चाहती है। हमारे जो एस्टीम्ड मेंबर्स आते हैं जो बाहर से आते हैं, या जो फॉर दैट पर्पज जो जम्मू के भी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ जाते हैं और अल्टीमेटली हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं जहां डिसीजन लेना बाहर का इंडिपेंडेंटली मुश्किल हो जाता है, और जब डिसीजन लेते भी हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो यही रीज़न था, मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये कहा कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज से इस बार को फ्री करना है, so that we can work for the dignity and respect and glory of the bar, especially the esteemed members who have suffered on account of these political interferences. तो मेरा ये रहा, तो मैंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद आई फाइल्ड माई नॉमिनेशन पेपर्स, और फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस बार में अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था, इट शुड नॉट बी ऑन पॉलिटिकल बेसिस। लेट ए इंडिपेंडेंट पर्सन कम टू द बार। उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी शायद अमेंड करना पड़े। इफ़ आई एम इलेक्टेड आई विल मेक एन एंड्योर कि इसको अमेंडमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसमें एक क्लास डालें कि कम से कम जिस पीरियड के लिए कोई प्रेसिडेंट एसोसिएशन का बनना चाहता है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल एसोसिएशन है जो पूरे जम्मू प्रोविंस को लीड करती है इन ऑल मैटर्स, एंड फॉर दैट पर्पज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पब्लिक एंड अदर एस्टीम्ड मेंबर्स, जो डिसीजन बार एसोसिएशन में होता है वो डिसीजन कहीं ना कहीं पब्लिक अपने प्यार से और ये समझ के कि ये इलाइट क्लास है, तो वो इलीट क्लास के इसमें है कि इन्होंने फैसला लिया है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे जाता है। तो इस वक्त तो लोगों का तावन जो है वो नहीं रहता फिर जब पॉलिटिकली इंटरफेरेंस होगी। अब कांग्रेस है, फॉर दैट पर्पज एनी अदर पार्टी, आई डोंट नेम एनी पार्टी बिकॉज आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम तो प्रोफेशनली, मैं 35 इयर्स में बिल्कुल प्रोफेशनल रहा हूं, और मैंने कभी भी शायद एक दिन भी कोर्ट का मिस किया हो। तो इसलिए मैं सोच रखता हूं कि यहाँ पॉलिटिकली इंटरफेरेंस से दूर रख के बाहर को कम से कम अपने लोगों के लिए काम करें और उनका जो है ग्लोरी और रिस्पेक्ट को वापस ले आएं। कोतवाल साहब, अगर आपको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो किस टाइप का एडवोकेट जो है वो एडवोकेट्स को देखने को मिलेगा? वो एडवोकेट जो एजिटेशन में पार्ट लेता है, दरबार मूव की एजिटेशन में पार्ट लेता है और अन्य जो एजिटेशंस बार की हुई उसमें पार्टिसिपेट लेता है, या फिर वो एडवोकेट देखने को मिलेगा जो अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बार पॉलिटिक्स जो है वो उसके बाद जीतने के बाद जैसा हेडलाइन हो जाएगी? सबसे पहले मेरा थ्रस्ट इस बात पर रहेगा कि हमें अच्छे वकील पैदा करने हैं, और अच्छे वकील तभी पैदा हो सकते हैं जब हम यंग जनरेशन को मौका देंगे यहाँ स्टे करने का प्रोफेशन में। अगर वो स्टे कर पाएंगे, उनकी ग्रूमिंग होगी और उनको फाइनेंशियल एनकरेजमेंट होगी ताकि वो प्रोफेशन छोड़ के ना जाएं। अगर वो जाते हैं तो उससे हमारे लिए एक बड़ा वैक्यूम हो जाता है कि अच्छे वकील पैदा नहीं होते यहाँ। तो अच्छे वकील पैदा करने के लिए उनका स्टे करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, एंड आई विल मेक एन एंड्योर कि इसमें कुछ हम स्टेप्स ले लें और कोई काम ऐसा करें जहां हमारे यंग लॉयर्स जो हैं यहाँ से ना जाएं प्रोफेशन से, क्योंकि हमें अच्छे वकीलों की ज़रूरत है। और दूसरा जो मेरा मेन थ्रस्ट है वो ये भी है कि बार एसोसिएशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं बेचारे, और यहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रहने की जगह नहीं होती, कुछ नहीं होता। बहुत साल पहले एक फ़ाइल चल रही थी एडवोकेट्स कॉलोनी के लिए, वो एडवोकेट्स कॉलोनी की फ़ाइल जो है कहीं ना कहीं बंद पड़ी हुई है। तो मेरा एंडेवर है कि मैं उस फाइल के ऊपर वर्क करूं, और इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं और हमारे चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर ये प्रपोज़ल ठीक तरीके से आगे चला जाए तो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जो है हो सकता है। वो भी मेरा एक बड़ा मुद्दा है कि उसको मैं आगे चलाऊं। कोतवाल
साहब, यंग लॉयर से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन को लेकर आपकी क्या सोच है कि क्या आप कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन की ताकतें वापस कोर्ट के पास आएं, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए जो परिसर है वो आपका कोर्ट के नज़दीक हो? क्योंकि उसकी बात तो चली थी, कहा भी गया था कि सरकार अग्री कर चुकी है, लेकिन कोई परिसर शिफ्ट हुआ हो वो देखने को नहीं मिलता। अभी भी जो यंग लॉयर्स हैं उन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में भागना पड़ता है अगर उन्हें किसी क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन करानी है तो। जी, इसमें ये जो डिसीजंस होते हैं ये गवर्नमेंट के होते हैं। इसमें हाई कोर्ट डिसीजन नहीं लेता है और ये गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन उस वक्त लिया है तो वो जो हमारी पिछली टीम थी उनको इस पर वर्क करना चाहिए था, एंड दे हैड टू मेक इट श्योर दैट इट शुड नॉट गो आउट ऑफ द कोर्ट प्रेमिसेस। अगर उस वक्त जाना भी था, पावरें चली भी गई थी रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास, तो उनका एंडेवर होना चाहिए था कि ये कोर्ट प्रेमिसेस में आ जाए। तो जहाँ पे अपना वकील साहब जो हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो अपना जो है ड्यूटी जो सरंजाम जो दें वो अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ, ताकि उनको जगह जगह जो भागने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इसमें मैं एक और दूसरी बात भी आपको कहना चाहूँगा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि रजिस्ट्रेशन में लोग जो है 2-2 महीने तक सफ़र कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कमी महसूस हो रही है कि हमारे जो ऑनरेबल जजेस थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, वो अपना जुडिशल वर्क भी करते थे, जुडिशल वर्क के साथ फिर ये काम भी वो रजिस्ट्रेशन का करते थे, और डेली कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 100 रजिस्ट्री जो है वो डिफरेंट जजेस जो है डिफरेंट एरिया के हिसाब से करते थे। आज वही रजिस्ट्रेशन जो है 2-2 महीने टाइम लेती है, तो ये पब्लिक को भी कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम जो है वो। क्या ये आपके लिए एक मुद्दा होगा? मेरे लिए मुद्दा ये है कि मैडम इन्होंने पोस्टें निकाली थी, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड दैट देयर सम पोस्ट्स आर एडवर्टाइज्ड, जहां लॉ ग्रेजुएट्स को इन्होंने लगाना था एज डिप्टी रजिस्ट्रार्स और वट एवर इट इज, सब रजिस्ट्रार की पोस्ट के ऊपर। तो वो पोस्टें जो हैं वो भी इन्होंने फिलअप नहीं की, और आज की डेट में यह है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं वो रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसने कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी आ जाती है, क्योंकि रेवेन्यू पेपर भी उन्होंने बनाने हैं, फिर चेक भी उन्होंने खुद करने हैं। तो आई फील दैट इज़ नॉट ए प्रॉपर प्रोसीजर। तो अगर अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट से लॉ ग्रेजुएट लगेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है, और रजिस्ट्रेशन वर्क जो है एक्सपीडाइट हो सकता है, बिकॉज दे आर लॉ नोइंग। और दूसरा रहा मुद्दा कि अब ये बिल्कुल कोर्ट के साथ ही बिल्डिंग है जहाँ पे गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, लेकिन एक एफर्ट की जा सकती है कि लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब से बात की जा सकती है इस बारे में कि उनकी कंसेंट के बगैर, क्योंकि कोर्ट में कोई भी ट्रिब्यूनल हो, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए हो, कोई बिल्डिंग हो, वो उनकी परमिशन के बगैर वहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। अगर वो परमिट करेंगे और उसमें हम आगे आ सकते हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बात करूंगा, जब अगर मुझे इलेक्ट करते हैं तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये बात करूं कि कम से कम वकीलों के बेनिफिट के लिए और वकीलों की फैसिलिटी के लिए, ताकि इनका टाइम वेस्ट ना हो। और यंग लॉयर खास करके रजिस्ट्रेशन वर्क से बहुत जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि ये मिसलिनियस वर्क होता है तो एवरीबॉडी गेट्स समथिंग, यू नो व्हाट आई मीन टू से। तो जब वहाँ पे उनका जो है अपना खर्चा जो डेली का निकलता है, तो उसमें ज़रूरी है कि उसके रजिस्ट्रेशन जो है विद इन कोर्ट परमिसेस होनी चाहिए। तो लेकिन वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से बात करके ही उसको बढ़ाया जा सकता है आगे, बिकॉज आई एम नो बॉडी टू टेक डिसीजन ऑन दैट। वी कैन जस्ट मेक एन एंड्योर टू गेट द बिल्डिंग देयर इफ परमिशन इज ग्रांटेड, एंड वी विल मेक एन एंड्योर टू दैट इफेक्ट ऑल्सो। और क्या आपकी विजन है एडवोकेट्स को लेकर, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को लेकर, अलग अलग मुद्दे जो हैं, बार रूम में फैसिलिटीज़ का मुद्दा हो, कैंटीन का मुद्दा हो, इन सब को लेकर आप क्या प्लान कर रहे हैं कि अगर आपको चुना जाता है तो आप क्या कुछ बदलाव जो है वो लाएंगे? मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि आई एम हाईली थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के लॉयर्स चैम्बर्स बनाए हैं। हमारे लॉयर्स जो हैं बड़ी अच्छे तरीके से दिन में भी वहाँ अपना काम करते हैं, इवन अप टू 8 PM दे आर अलाउड टू स्टे इन द चैम्बर्स। तो उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जिन लोगों के पास अपने चैम्बर नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, चैम्बर नहीं है तो वो चैम्बर में बैठ के अपना दिन का काम करते हैं, दूसरे दिन वहाँ जाते हैं तो आके अपना काम जो है दूसरे दिन शुरू करते हैं। तो वो एक बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। बाकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कैंटीन का मसला है या सफाई का मसला है, दीज आर वेरी माइनर इश्यूज़, और इसके बारे में भी हमारे चीफ साहब ने एक चक्कर लगाया था, यहाँ पे राउंड दिया था। तो जब उन्होंने चैम्बर्स में राउंड दिया तो उसके बाद यहाँ बहुत अच्छी सफाई हुई है और बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने कन्वे की हैं। आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि उन्होंने इतना इंटरेस्ट लेके, एंड फॉर दैट पर्पस द एडमिनिस्ट्रेटिव जज ऑल्सो
जम्मू के जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज, उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्ट लेके तो यहाँ अच्छे तरीके से बहुत सफाई हो रही है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के अदारे से ही आती हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है मेन पावर, तो वो मेन पावर जो है कहीं ना कहीं वहाँ लगी हुई है, उसको और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि वो कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, उनको हम कर सकते हैं सेटल, वो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कोतवाल साहब, एक प्रपोजल जो चला था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के परिसर को शिफ्ट किया जाए जानीपुर से रायका में, वो उस प्रपोजल के लिए पहले तो कहा गया कि इंडियन जो भेजा गया था वो वापस आ गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि क्लियरेंसेस जो चाहिए थी उसकी शिफ्टिंग के लिए वो क्लियरेंसेस मिल चुकी है और लॉ डिपार्टमेंट भी तैयार है इस शिफ्टिंग के लिए। आपका इस रायका के इशू के ऊपर स्टैंड क्या है? क्या आप चाहते हैं कि जो ये कोर्ट का परिसर है ये शिफ्ट हो जाए, या अगर सरकार कोशिश करती है हो जाए तो आपका क्या सोच रहेगी उसको लेकर? इसमें मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से भी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी, जो हमारे हेड हैं इस फैमिली के, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि जहाँ पे वो प्रपोजल दिया गया है वो फिजिबल नहीं है। जहाँ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है हमारा इस वक्त, यहाँ 550 कनाल या उससे ज़्यादा जगह अवेलेबल है, और वी हैव लॉट ऑफ स्पेस अबव द हाई कोर्ट ऑल्सो, जहाँ इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो आई डोंट फील कि देर इज़ एनी नेसेसिटी टू गो टू रायका और समवेयर एल्स। तो ये प्रपोजल उस वक्त चला था जब पुरानी टीम थी, हाउ इट हैज़ गॉन देयर, how the land has been identified, I am not aware, but certainly I will look into those documents also, जो proposals बने, जहाँ से गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं इस पर वर्क करना चाहूँगा। और मेरी एफर्ट रहेगी कि ड्यूरिंग माई टेन्योर अगर मुझे इलेक्ट करेंगे तो आई विल मेक इट श्योर दैट द हाई कोर्ट विल नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट प्लेस। यहाँ एक ही प्रॉब्लम है हाई कोर्ट में, जो उस वक्त डिस्कस भी होती थी, मैं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल था, तो इसमें वाइडनिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, रोड वाइडनिंग की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, लॉट ऑफ कंजेशन वाज ऑन रोड, तो वहाँ गाड़ी चलनी मुश्किल होती थी। अगर सपोज कोई ऑनरेबल जजेस आते थे तो उनकी गाड़ियाँ चल नहीं पाती थी वहाँ से, तो पब्लिक कितनी गाड़ियाँ होती, और पार्किंग जो है अननेसेसरली लोग जो हैं आसपास लगा देते थे, तो गाड़ियाँ चलनी मुश्किल होती थी। हाई कोर्ट का अदारा सबसे अहम अदारा है जहाँ लोग इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, और यहाँ पूरी एक मैं कहूँगा कि पूरी स्टेट से लोग आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जम्मू प्रोविंस से लोग जो हैं किसी भी अपील को लेके, रिट को लेके हाई कोर्ट में विजिट करते हैं। तो यहाँ खुली रोड होनी चाहिए थी, तो वो खुली रोड ना होने की वजह से परहैप्स somebody was forced to make out a proposal and shift this हाई कोर्ट टू दैट प्लेस। तो अभी वहाँ पे कोई काम हुआ है नहीं हुआ है मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर पता करूँगा, और पता करने के बाद मैं ये एफर्ट्स करूँगा कि इस पर कोई वर्क किया जाए कि इसको वहाँ ना शिफ्ट करके उस ज़मीन को अगर यूटिलाइज़ करना है तो वी कैन यूटिलाइज़ फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो। अगर वो हाई कोर्ट ने जगह ले ली है तो हाई कोर्ट यहाँ एक्सपेंड हो सकता है, वी हैव लॉट ऑफ स्पेस हेयर ऑल्सो, और वकीलों की मुश्किल बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एस्टीम्ड मेंबर्स काम करते हैं उनको हाई कोर्ट जाने का भी मौका मिलता है। अगर सपोज हम हाई कोर्ट यहाँ से शिफ्ट करते हैं, जो यहाँ पे हमारे जो ग्रूमिंग में हैं, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रूमिंग इन दिस प्रोफेशन, यंग लॉयर्स, वो तो दो जगह काम नहीं कर सकते हैं, तो दे विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। एंड पर्टिकुलरली उस वक्त जब ये हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, दे विल बी इन ए मूड कि अब हम यहाँ काम करें वहाँ काम करें, तो रिजल्ट ये होगा कि दे विल नॉट कंसंट्रेट ऑन द वर्क, और वी विल मिस वेरी गुड एडवोकेट्स। तो मेरा ये एंडेवर है कि ये हाई कोर्ट जो है यहीं पे रहे। ख़ास करके मैं सोचूंगा कि अपने टेन्योर में ये शिफ्टिंग ना हो इसकी, लेकिन इस पर पिछली टीम ने काम करना चाहिए था कि इसको जो प्रपोजल्स वहाँ थे उसमें बार ने अपना ऑब्जेक्शन देना चाहिए था। अब मुझे ये पता नहीं है कि बार ने उस वक्त ऑब्जेक्शन रेज किया था या नहीं किया था, बट दैट शुड हैव बीन देयर, क्योंकि ऐसे अननेसेसरली बिल्डिंग्स यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ तो कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। तो फॉर द फैसिलिटी ऑफ द एंड टू सी द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि एडवोकेट्स जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं इस प्रोफेशन के, जजेस पार्ट एंड पार्सल हैं, तो लेकिन कोऑर्डिनेशन जब तक बार और बेंच में नहीं होगी तो तब तक ये सिस्टम चल नहीं सकता, इट विल क्रम्बल डाउन। अगर ये सिस्टम एक भी लिम फेल हो जाती है तो ये एफर्ट रहनी चाहिए कि एमिकेबली हमें एक सोल्यूशन इसका निकालना है कि दोनों जो है हमारे ऑनरेबल जजेस भी आराम से काम कर सकें, एडवोकेट्स भी काम कर सकें, क्योंकि ये म्यूचुअल फेथ है।
वी रिप्रेजेंट द केसेस, दे डिसाइड द केसेस। तो ये म्यूचुअल फेथ पे डिपेंड करता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, सेपरेशन की ज़रूरत है। तो उससे एक बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। उस इम्बैलेंस को रिमूव करने के लिए हाई कोर्ट यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ये मेरा मतलब बड़ा स्ट्रांग वो है ओपिनियन। आखिर में कोतवाल साहब, क्या अगर आपके चुने जाने के बाद कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जहां आपको यू हैव टू टेक द गवर्नमेंट हेड ऑन, क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, या उस समय आप भी जो है यही सोचेंगे कि कहीं से कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है तो शांत होकर बैठ जाते हैं? जिस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के स्ट्रेंथ की आप बात करते हैं कि वो कहीं ना कहीं लूज कर दी है बार एसोसिएशन ने पिछले सालों में, विल यू बी एबल टू रिस्टोर दैट स्ट्रेंथ इफ यू आर चूजन टू बार? इसके लिए रिस्पेक्ट, ग्लोरी और डिग्निटी जो हमारी बार की, मेरे एस्टीम्ड मेंबर्स की, अगर वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है, क्योंकि महसूस होता है हमें एक कॉन्फिडेंस जो वकीलों का है वो बड़ा लो लेवल पे चला गया है, उसको रेस्टोर करने के लिए मुझे इन सब लोगों का साथ चाहिए, मेरे एस्टीम्ड मेंबर्स। मैं हारूं या जीतूं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि जो इलेक्ट होके आए, मैं ये चाहूँगा कि हर जो इलेक्ट होके आए, जो दूसरी पार्टीज कंटेस्ट करने वाली थी प्रेसिडेंशियल पोस्ट के अगेंस्ट, दे शुड एडवाइज देयर एस्टीम्ड मेंबर्स हु हैव वोटेड फॉर देम टू कोऑपरेट विद द प्रेसिडेंट। क्योंकि जब यूनिटी होगी तभी हम अपने डिसीजन जो हैं कैरी आउट कर पाएंगे और एक हमारी जो है जमात अच्छे तरीके से, अच्छी नज़र से देखी जाएगी, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो रिस्पेक्ट, जो ग्लोरी है, उसे रिस्टोर करना हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये उम्मीदवार हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद के लिए। आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर में बार एसोसिएशन के नए रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कौन।